बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? यस मैम। जी मैम। ठीक है, थैंक यू। अब चलिए लेट्स स्टार्ट। मैं यहाँ आपकी सूरह रहमान की कुछ आयात हैं जिनसे हम यूजली मैं शुरू कर देती हूँ। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फखार व खलकल जन्ना मिन मारिज मिन नार फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान रब्बुल मशरिकैनि व रब्बुल मग़रिबैन फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यब्ग़ियान फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और बहुत रहम करने वाला है। जिसने खल्क किया इंसान को खनकती हुई मिट्टी की ठीकरी से और खल्क किया जिन्नात को भड़कती हुई आग के शोले की लपक से। वह खलकल जानना और खल्क किया जिन्नात को मिम्मारिज मिन नार भड़कती हुई आग के शोले की लपक से। तो फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो है जिन्नो इंस तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। रब्बुल मशरिकैनी, वो रब है दो मशरिकों का, व रब्बुल मग़रिबैनी, और रब है दो मग़रिबों का। तो है जिन्नो इंस तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। मारजल बहरैनी, और जिसने बनाए दो बहर, यल्तक़ियान जो यकीन में एक मालूम होते हैं, बैनहुमा उनके दरमियान बरज़ख है, आड़ है, ओट है, ला यब्ग़ियान और नहीं गलबा पा सकते वो एक दूसरे पे। तो है जिन्नो इंस तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह मायदा की आयत है। जब भी रिसर्च में पढ़ाती हूँ, रिसर्च पे चाहे कोई भी सेशन हो, मैं इससे स्टार्ट जरूर करती हूँ कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एंड ही हैज सब्जेक्टेड टू यू एज फ्रॉम हिम ऑल दैट इज इन द हेवंस एंड ऑन अर्थ, बिहोल्ड इन दैट आर साइंस इंडीड फॉर दोज हु रिफ्लेक्ट। कि अल्लाह ताला ने जो रिफ्लेक्ट करते हैं उनके लिए निशानियां रखी हैं। तो रिफ्लेक्शन हमें पता है कि एक साइंटिफिक स्पिरिट भी है। हम स्टूडेंट्स को भी बता रहे होते हैं कि भी अपने आप पे रिफ्लेक्ट करो, रिफ्लेक्शन ड्यूरिंग एक्शन, रिफ्लेक्शन अपॉन एक्शन। और रैशनल थिंकिंग को कुरान ने तदब्बुर, ताकुल, तफक्कुर यानी डेलिब्रेशन, रैशनल थिंकिंग एंड रीजनिंग, उस पर बहुत एम्फोसिस दिया है। तो जब आप रिसर्च करते हो, एक्चुअली आप यही सब कुछ कर रहे होते हो। आपका वे ऑफ थिंकिंग हम रैशनल बना रहे होते हैं, आपकी डेलिब्रेशन और रीजनिंग को हम इम्प्रूव कर रहे होते हैं। तो अब हम जो कुछ भी सेशंस अटेंड करेंगे, हमें उस चीज का सवाब भी मिलेगा, क्योंकि हम ये हमारी रिलीजियस एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एथिकली रिसर्च कंडक्ट करें और उसको पब्लिश करें इन एथिकल वे। जस्ट अ ब्रीफ बायो। मेरी जो इंफॉर्मेशन है मेरे आप पहले शेयर कर लिया हुआ था। मेरी ज्यादातर रिसर्च के साथ एफिलिएशन है। मैं एडिटोरियल बोर्ड मेंबर हूँ एल्सेवियर जर्नल की, और एडिटर हूँ हमारे शेख ज़ायद का वाई कैटेगरी जर्नल है। मेरी मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में एज एडवाइजर मैं मतलब 2 डेकेड्स से काम कर रही हूँ। को चेयर हूँ इंस्टीट्यूशनल रिव्यू रिसर्च एडवाइजरी बोर्ड, जिसमें कि आप सब हमारे शेख ज़ायद के तमाम साइन ऑफिस आते हैं, और हमारा ये बोर्ड इंटरनेशनली रजिस्टर्ड है। और मैं यूएचएस की साइनॉप्सिस रिव्यू कमेटी की भी मेंबर हूँ, जिसको चेयर हूँ उसकी, और जिसमें के सारे यूएचएस में हमारे साइनॉप्सिस स्टूडेंट्स के उधर आते हैं। एज ए रिसर्चर इंफॉर्मेशन ये होता है कि आप अपनी वेब ऑफ साइंस आईडी बताते हैं, और एक आईडी बताते हैं कि कोई भी मुझे एज ए रिसर्चर देखना चाहे कि मेरा प्रोफाइल, मेरे पेपर्स, तो वो मुझे चेक कर सकता है। मेरी उस पर मेरा एच इंडेक्स 25 है। एच इंडेक्स आपका इम्पैक्ट शो करता है कि एक रिसर्चर अभी तक कितना इम्पैक्ट प्रोड्यूस कर चुका है। इसकी साइटेशन में तकरीबन 10,000 को टच कर रही है, और इसमें बहुत ज़्यादा काम मेरा कोलैबोरेशन में है। शुरू में मैं इंडिपेंडेंट रिसर्च वर्क काफ़ी किया, फिर अपने पीजीज को बहुत कराया, और अब मैं इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में ज़्यादातर काम कर रही हूँ। So we are going to start with research. अब मैं थोड़ा सा आप लोगों से इनपुट लेना चाहूंगी कि आपकी ख्याल में रिसर्च को कैसे डिफाइन करना चाहिए, या रिसर्च का कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज रिसर्च। सो आप में से कोई भी आंसर दे सकता है। इकरा, फातिमा, अलीजे, तलहा, अली शायान, कौन कोई अनम्यूट करे और रिप्लाई करे।
आपको मेरी आवाज आ रही है वैसे? Ma'am, yes, ma'am, we can listen you. Ma'am, it is according to me, it's like kind of systemic investigation, just to explore new things and to reach new conclusions. ठीक Basically, है, एक systemic way में चलना और उसको एक मतलब कोई new चीज को search करना और ठीक according है, to that plan करके सारा तो new ओके, conclusions की तरफ आना. ठीक है, वेरी गुड इकरा। Thank you, जो ma'am. रिसर्च की ऑफिशियल जो डेफिनेशन है वो रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, ये तो हो गई वो किताबी डेफिनेशन। लेकिन वैसे रिसर्च को अगर आप रीसर्च टू सर्च इट अगेन, इट मीन्स के आप एक्चुअली ये आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है, या जो कुछ आपको नजर आ रहा है उसके पीछे कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है ना, तो इसमें रिसर्च की जो कॉन्सेप्ट है वो है कि इट्स अ वे ऑफ थिंकिंग। जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है कि आपके सोच का अंदाज है कि आप अपने इर्द गिर्द प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हो और फिर उस पे उसका सोल्यूशन तलाश करते हो, या उन प्रॉब्लम्स का जवाब तलाश करते हो जब उसमें से आप रिसर्च क्वेश्चन निकालते हो। तो ठीक है, सो रिसर्च इज इट्स सिस्टमैटिक वे में होनी चाहिए। ठीक है, उसमें आप डेटा भी लेते हो, कलेक्ट करते हो, फिर उसको उसमें से उसका एनालिसिस करते हो, फिर उसकी इंटरप्रिटेशन बनाते हो और फिर डिसेमिनेट करते हो, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट कि जब तक आपका रिसर्च वर्क विजिबल नहीं होगा उसका कोई फायदा नहीं है। व्हाई वी नीड टू डू रिसर्च? अलीजे, आप बताना चाहेंगी हमें रिसर्च करनी क्यों चाहिए? आप में से बहुत सारे शौक से करना चाह रहे हैं, मेरा ख्याल है इस ग्रुप को जिसने भी ज्वाइन किया है वो उसको कुछ ना कुछ मोटिवेशन है, वो शौक है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे रीजन और भी हो सकते हैं, जैसे कि प्रोफेशनल प्रमोशन के लिए, प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए आपको रिसर्च चाहिए। फिर और भी हो सकता है कि आप वाकई चाह रहे हो कि बॉडी ऑफ नॉलेज में कुछ ऐड करो, कोई प्रॉब्लम आपको आइडेंटिफाई हुई, आप चाह रहे हो कि उसको इम्प्रूव करो। सो अब मेरे ख्याल हम क्विकली आगे चलते हैं। मेन टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या है? रिसर्च को हम दो मेन हिस्सों में डिवाइड करते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च आपके नंबर्स के साथ डील करती है, क्वांटिटीज के साथ डील करती है, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस के साथ डील करती है। क्वालिटेटिव रिसर्च आपके टेक्सचुअल डेटा के साथ डील करती है। आप क्वालिटेटिव वे में चीजों के बारे में जानते हो जिसमें आपके पास टेक्सचुअल डेटा आता है, तो इसलिए उसका एनालिसिस, उसकी डिजाइन, उसका प्रोसेस डिफरेंट होता है। सो मेन हमारी दो टाइप की रिसर्च है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। अब एक तीसरी टाइप की रिसर्च भी आ गई है, दैट इज कॉल्ड मिक्स मेथड रिसर्च। मिक्स मेथड रिसर्च में आप क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव का मिक्स करते हैं, या तो आप क्वांटिटेटिव पहले कर लेते हैं और फिर क्वालिटेटिव कर लेते हैं, या क्वालिटेटिव पहले करके फिर क्वांटिटेटिव कर लेते हैं। तो जो हम डिजाइन्स पढ़ेंगे तो उस वक्त मैं मजीद डिटेल में जाऊंगी। तो रिसर्च हम ब्रॉडली इस तरह से क्लासिफाई करते हैं। अब हाउ टू स्टार्ट एंड वेयर टू स्टार्ट? जब भी आप रिसर्च करना चाह रहे हो, आपके जहन में आ रहा है कोई कि भी मुझे अब कोई ना पेपर लिखना चाहिए, तो सबसे पहले आप रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हो कि किस मसले को लेके आपने आगे चलना है। प्रॉब्लम रिसर्चेबल है या नहीं है, आप इसको फोकस करते हो। अगर प्रॉब्लम रिसर्चेबल है तो फिर आप आगे स्टेप लेते हो कि उस प्रॉब्लम को एनालाइज करो और फिर देखो कि उसमें से रिसर्च गैप क्या है और उस गैप को एड्रेस करने के लिए सवाल क्या बन रहा है। ठीक है, तो हम वन बाय वन आगे चलते हैं, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, कैसे हम रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे रिसर्च प्रॉब्लम्स को हम प्रायोरिटाइज कर सकते हैं अगर एक से ज्यादा जहन में आती हैं। फिर हम रिसर्च एक प्रॉब्लम को सिलेक्ट करने के बाद उससे रिलेटेड गैप कहाँ से देखते हैं कि वाकई लिटरेचर में रिसर्च गैप है कि नहीं। फिर हम रिसर्च क्वेश्चन पे जाएंगे कि रिसर्च क्वेश्चन क्या होता है, हाइपोथेसिस और ऑब्जेक्टिव की तरफ थोड़ा सा टच करेंगे जो कि उसके साथ ही लिंक होगा इंशाल्लाह। ठीक है, रिसर्च और साइंटिफिक एविडेंस क्या होता है? आई थिंक आप सब को कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो आप प्लीज मुझे रोक के पूछ सकते हैं, कोई चीज आप कुछ पॉइंट अपना बताना चाह रहे हैं, कोई आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, प्लीज शेयर कीजिएगा। रिसर्च और साइंटिफिक एविडेंस क्या होता है, कोई बताना चाहेगा? इंटरेक्टिव रखो भाई, अनम्यूट कर लिया करें जो भी बोलना चाहे। मैम रिसर्च तो आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया, वेरी रिसर्च लेवल के वो आपने अच्छा पॉइंट किया कि वे ऑफ थिंकिंग एक और मैम साइंटिफिक एविडेंस इज नॉट मच टू कैन एलैबोरेट फर्दर। एक्चुअली साइंटिफिक एविडेंस, हर रिसर्च की जो फाइंडिंग्स है वो आपका एविडेंस है। ठीक है,
क्योंकि आप साइंटिफिक वे में रिसर्च करते हो तो रिसर्च फाइंडिंग्स आर कॉल्ड रिसर्च एविडेंस। एविडेंस ये पब्लिश्ड भी हो सकती है, रिसर्च अनपब्लिश्ड भी हो सकती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के थीसिस अलमारियों में पड़े रह जाते हैं, लेकिन वो भी एविडेंस है, वो अनपब्लिश्ड एविडेंस है। इसी तरह आपकी गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स हैं, आपके इंस्टीट्यूट की एनुअल रिपोर्ट है, वो पब्लिश जरूर है लेकिन लिमिटेड सर्कल के लिए है, और उस तरह ऑनलाइन अवेलेबल नहीं होंगी चीजें, तो वो भी आपका एविडेंस ही है। तो ये एविडेंस कहलाता है ग्रे लिटरेचर। अनपब्लिश्ड एविडेंस इज कॉल्ड ग्रे लिटरेचर। तो हम इसको मजीद आगे डिस्कस करेंगे। अब मैं रिसर्च प्रॉब्लम को लेके चल रही हूँ। रिसर्च प्रॉब्लम का क्राइटेरिया क्या है? जब आप एक रिसर्च प्रॉब्लम को सिलेक्ट करते हो तो उसमें क्या कुछ होना चाहिए जिसके बेस पे आपको कि ये बहुत आइडियल प्रॉब्लम है। आइडेंटिफाइंग अ रिसर्च प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम, it is already the example मैंने इसमें कुछ दी हुई है कि it is already the third semester and still do not have a research problem. PhD लेवल पे, MPhil लेवल पे और एकेडमिक रिसर्च जितनी भी होती है उसमें हम स्टूडेंट्स को भेज देते हैं कि जाओ रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, फिर रिसर्च प्रॉब्लम के ऊपर मुझे लिटरेचर इसकी एविडेंस से सपोर्ट लेके आओ और बताओ कि वाकई ये रिसर्च प्रॉब्लम रिसर्चेबल है और इसके ऊपर अभी काम की जरूरत है या नहीं, यानी रिसर्च गैप भी निकालो साथ। ठीक है, सो ये इस पे काफी महीने लोग लगाते हैं स्टूडेंट्स, और उसमें कई दफा द प्रॉब्लम इज कि रिसर्च प्रॉब्लम फाइंड करना एक प्रॉब्लम हो जाती है कि किस टॉपिक पे काम करें, किस प्रॉब्लम पे काम करें। एक्चुअली टॉपिक नहीं कहना चाहिए, प्रॉब्लम कहना चाहिए। इसी तरह आई थिंक आई एम गोइंग टू चेंज माय रिसर्च प्रॉब्लम, और अक्सर लोग एक से दूसरी प्रॉब्लम पे स्विच करते हैं। सुपरवाइजर्स कुछ टॉपिक दे देते हैं लेकिन प्रॉब्लम नहीं देते, टॉपिक दे देते हैं। अब टॉपिक बहुत ब्रॉड चीज है, जब तक आप प्रॉब्लम पे नहीं जाओगे आप उसका आंसर नहीं तलाश कर सकते। तो क्वेश्चन मस्ट बी आस्क्ड, व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड व्हाई शुड इट बी स्टडीड। इन दो सवालों के जवाब आपको देने चाहिए, अपने सुपरवाइजर को बताने चाहिए, ताकि आपके सुपरवाइजर आपको टॉपिक सिलेक्ट करने में हेल्प कर सके। प्रॉब्लम क्या होती है? अ परसीव्ड डिस्क्रिपेंसी बिटवीन व्हाट इज एंड व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए और क्या है। या एक क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि ये डिस्क्रिपेंसी एग्जिस्ट क्यों करती है, ठीक है, वजह क्या है, रीजन क्या है इस डिस्क्रिपेंसी का। लाइक पेशेंट सेटिस्फाइड नहीं है तो क्यों सेटिस्फाइड नहीं है इस हॉस्पिटल से, या यहाँ पे सेक्शन सी सेक्शन बहुत ज्यादा होते हैं तो क्यों ज्यादा होते हैं। डॉक्टर तलहा आप अपना जरा म्यूट कर लें, थैंक यू। एटलीस्ट टू, किसी भी सवाल का दो या दो से ज्यादा जवाब मौजूद हो तो फिर भी आप उसको रिसर्चेबल समझते हो। क्यों? ताकि आप देख सको कौन सा आंसर करेक्ट है और टू व्हाट एक्सटेंट इट इज करेक्ट। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर हैं, बहुत सारे आंसर हो सकते हैं एक सवाल के, तो अगर एक सवाल का एक ही जवाब है तो फिर वो रिसर्चेबल नहीं हुआ ना। उसके बाद आ जाते हैं कि जब आप ब्रॉड टॉपिक या मल्टीपल आपके पास प्रॉब्लम्स हैं तो आप उन प्रॉब्लम्स को प्रायोरिटाइज करते हो, फिर उनमें से जो सिलेक्ट कर लेते हो प्रॉब्लम उसे एनालाइज करते हो। प्रायोरिटाइज करने के लिए बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो ये कि सबसे पहले आपने जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की उसमें आपने उसको क्लियरली उसको डिफाइन किया, स्टेट किया विद द हेल्प ऑफ लिटरेचर, और प्रॉब्लम डेफिनेशन देना कि फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि इन्फेंट मोर्टेलिटी बहुत हाई है पाकिस्तान में, अब मैं उससे रिलेटेड एविडेंस साथ देती हूँ, रिसेंट रिसर्च पब्लिश जो हुई है, मेटा एनालिसिस है या सिस्टमैटिक रिव्यू पब्लिश हुआ है, या मैं गवर्नमेंट की रिपोर्ट देती हूँ, WHO की रिपोर्ट देती हूँ, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देती हूँ कि बच्चों में इन्फेंट मोर्टेलिटी, अंडर 1 ईयर मोर्टेलिटी हमारे पाकिस्तान में बहुत हाई हो जा रही है। ठीक है, लास्ट 2 ईयर्स की निस्बत इस साल जरा हमें ज्यादा, मैं इसको सपोर्ट करती हूँ और फिर मैं अपनी प्रॉब्लम की डेफिनेशन की तरफ जाऊंगी जब मेरे पास एविडेंस सफिशिएंट कलेक्ट हो जाएगा। जब भी आप रिसर्च टॉपिक आपके पास एक से ज्यादा हो या रिसर्च प्रॉब्लम्स एक से ज्यादा हो, जैसे एक तरफ मेरे पास हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी का एक इशू है, दूसरी तरफ मैं देख रही हूँ कि मुझे ये मंकी पॉक्स की से रिलेटेड अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट इमर्जिंग रिसर्च, इमर्जिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स, इमर्जिंग कम्युनिकेबल डिजीजेस पे अवेयरनेस की कमी है लोगों में, एक ये मुझे नजर आ रहा है कि ये एक प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी की। ठीक है, सो मैं इन दो टॉपिक्स को लेके अगर उस पे देखना चाहूँ कि
कौन से पे मैं पहले काम करूं, तो मेरे पास ये क्राइटेरिया है जिसके ऊपर हम यूईडी जब ग्रांट के लिए भेजते हैं कहीं पे, तो वो लोग भी इसी क्राइटेरिया पे डिफरेंट टॉपिक्स को असेस करते हैं और फिर ग्रांट असाइन करते हैं कि भाई ये टॉपिक ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ये टॉपिक ज्यादा रेलेवेंट है, ये टॉपिक पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल होगा, इससे हमें बहुत ज्यादा आउटकम मिल रहा है, ठीक है, और इसका फायदा लोगों को ज्यादा होगा। तो इस तरह से वो उसको डिसाइड करते हैं। सो क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? रेलेवेंस ऑफ द टॉपिक, रेलेवेंस टू द सोसाइटी, रेलेवेंस यानी कम्युनिटी की नीड्स से रेलेवेंट है, रेलेवेंट टू योर फील्ड, रेलेवेंट टू द स्टेक होल्डर्स, जितने भी आपके साथ स्टेक होल्डर्स हैं उनकी भी रेलेवेंस है। अवॉइडेंस ऑफ डुप्लीकेशन, वो जिस टॉपिक में डुप्लीकेशन अवॉइड की गई है, ये नहीं कि उस पर पहले इतना काम हो चुका हुआ है, पाकिस्तान में भी बेशुमार काम हो चुका हुआ है, उसमें किसी किस्म का आपको रिसर्च गैप नहीं मिल रहा, तो वो काम डुप्लीकेट हो जाता है। रेप्लिकेशन होती है जिसमें कि आप उस काम को जो पाकिस्तान में या आपकी सेटिंग में या हमारे लोगों के ऊपर नहीं हुआ हुआ, आप चाहते हो कि उस काम को यहाँ पे डिफरेंट पॉपुलेशन के ऊपर रेप्लिकेट करो, उसको रेप्लिकेशन कहेंगे, डुप्लीकेशन नहीं। फिजिबिलिटी, एक काम, एक जो इन्फेंट मोर्टेलिटी वाला है वो मुझे उसकी फिजिबिलिटी में देखूंगी, और अवेयरनेस के लेवल चेक करने में कि इमर्जिंग डिजीजेस के बारे में, वायरल डिजीजेस खास तौर पे उनके बारे में लोगों को अवेयरनेस है, उसमें फिजिबिलिटी दोनों को कंपेयर कर लूंगी। जिसकी फिजिबिलिटी ज्यादा होगी, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, उसको एडमिनिस्टर करना, लोगों को अप्रोच करना, लोगों को कायल करना, ठीक है, वो तमाम फिजिबिलिटी में आ जाता है। और फिर उसमें जो रिसोर्सेज या फंडिंग चाहिए वो भी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी भी आ जाती है, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी एंड फाइनेंशियल। पॉलिटिकल एक्सेप्टेबिलिटी, कि आपका टॉपिक पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल है कि नहीं, ये ना हो कि वो लोकल गवर्नमेंट है, आपकी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ है, डीजी हेल्थ का ऑफिस है, वहां पे वो इसको एक्सेप्टेबल ना, आपकी फाइंडिंग्स का कोई फायदा नहीं अगर वो पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल नहीं है। और दूसरा, वहां आपको वो फैसिलिटेट नहीं करेंगे फील्ड में, आप जब जाओगे काम करने तो वो पॉलिटिकल एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, आपको वो टीम प्रोवाइड नहीं करेंगे या आपको गाइडेंस नहीं देंगे। तो इसलिए इस पॉलिटिकल एक्सेप्टेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए आप चाहते हो कि जो आप रिसर्च करो, आप उसमें से वो स्टेक होल्डर जो गवर्नमेंट की तरफ से उसी प्रोग्राम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी है तो मैं MNCH प्रोग्राम जो है उसका किसी बंदे को उसमें अपने साथ ले लूंगी, अपने को इन्वेस्टिगेटर बना लूंगी, या ताकि जो मैं एक तो फायदा हो जाएगा कि फैसिलिटेशन हो जाएगी, पॉलिटिकल एक्सेप्टेबिलिटी आ जाएगी, प्लस जो फाइंडिंग्स होंगी उनको एक्सेप्टेंस मिल जाएगी, वो यूज हो सकेंगी लोकल लेवल के ऊपर डिसीजन मेकिंग के लिए। फिर एप्लीकेबिलिटी, जब तक आपकी फाइंडिंग की लोकल पॉपुलेशन के लिए एप्लीकेबिलिटी नहीं है, उसका फायदा क्या है? रिसर्च तभी फायदेमंद है जब लोगों के लिए की बहबूद के लिए यूज की जा सके। देन कम्स द कॉस्ट इफेक्टिवनेस। कॉस्ट इफेक्टिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने इनपुट से कितनी कॉस्ट के साथ आप कितने मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर रहे हैं। जब ग्रांट के लिए भेजें तो वो ये जरूर देखते हैं कि आपने, हम जो बजट दे रहे हैं उसमें ये हमें कितने ऑब्जेक्टिव फुलफिल करके दे रहे हैं। जो ज्यादा ऑब्जेक्टिव फुलफिल करेगा प्रोजेक्ट, वो उसको ज्यादा मार्क्स देंगे कि हाँ ये ठीक है, ये हमें 2-3 चीजें मुहैया करके दे रहा है। टाइमलीनेस, टाइमलीनेस, कितने वक्त में टाइम बाउंड है कि नहीं आपका प्रोजेक्ट, जो जितनी जल्दी कंप्लीट होगा वो उतना आइडियल प्रोजेक्ट है। एथिकल कंसिडरेशन, एथिकल कंसिडरेशन में माइनर एथिकल इश्यूज हैं कोई बात नहीं, मेजर एथिकल इश्यूज हैं जैसे कि आप पैप्समियर लेना चाह रहे हो, आप फैमिली प्लानिंग पे रिलेटेड कोई काम कर रहे हो, उसमें एथिकल इश्यूज जितने बढ़ते जाएंगे उतनी एक्सेप्टेबिलिटी भी कम होती जाएगी, पॉलिटिकल भी और पॉपुलेशन एक्सेप्टेबिलिटी भी, एप्लीकेबिलिटी भी कम होती जाएगी, ठीक है। जब आपके बहुत सारे क्वेश्चन हो तो हम जो इसको, ये जो मैंने ऊपर क्राइटेरिया बताया, उसके अलावा हम इसमें फाइनर, यानी उन्हीं को उठा के हम फाइनल में पुट इन कर सकते हैं। आप नेट पे सर्च करें, फाइनर क्राइटेरिया, बड़े अच्छे आर्टिकल्स अवेलेबल हैं जो कि आपको बताते हैं कि आपने फिजिबिलिटी इंटरेस्टिंग है कि नहीं, नॉवल आइडिया है कि नहीं, एथिकल है कि नहीं, रेलेवेंट है कि नहीं, उसको किस तरह से हम इंटरप्रेट करेंगे। और ठीक है, तो इस पे आप मजीद पढ़ सकते हैं। अब आपने एक रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली अप्लाइंग द फाइनर क्राइटेरिया। लिटरेचर सर्वे, आउटकम और रिव्यू, ये 3 चीजें लिटरेचर मैनेजमेंट में आ जाती हैं। जब आप लिटरेचर देखना चाहते हो, जब भी आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हो, पीछे अगेन लिटरेचर की तरफ जाओगे ना, एविडेंस देखोगे कि लोगों ने क्या काम किया है, उनकी फाइंडिंग्स क्या हैं, यानी साइंटिफिक एविडेंस जनरेटेड है वो क्या है।
तो उस पर आप लिटरेचर सर्वे करते हो, गूगल स्कॉलर यूज करते हो, पबमेड यूज करते हो, साइंस डायरेक्ट यूज करते हो। 2-3 बड़ी डेटाबेसेस हैं जिनपे आप बड़े आसानी से 100%, 99.9% आर्टिकल्स पब्लिश लिटरेचर एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, पाकिस्तान में पाक मेडिनेट के थ्रू आप जा सकते हो। तो आप लिटरेचर सर्वे कर लेते हो। लिटरेचर सर्वे और को आउटकम में चेंज करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे आपके पास डिफरेंट फिल्टर की टेक्निक्स हैं डिफरेंट डेटाबेसेस के ऊपर ना, ये स्कॉलरली सर्च इंजन्स भी हैं, इनके ऊपर आपके पास डिफरेंट टेक्निक्स अवेलेबल हैं जिनसे आप फिल्टर लगा सकते हो, टाइम बाउंड कर सकते हो उसको, आर्टिकल वाइज टाइप ऑफ स्टडी के अकॉर्डिंगली बाउंड कर सकते हो। सो आप सर्वे कर लेते हो, फिर आउटकम जो होता है ना वो हम मैट्रिक्स की फॉर्म में देना चाहिए आइडियली। मैट्रिक्स में अभी आगे बताती हूँ क्या होता है। और फिर हम लिटरेचर रिव्यू, उसका रिटर्न पोर्शन है, जब आप ये सब काम कर लेते हो फिर उसको लिखते हो, दैट इज कॉल्ड लिटरेचर रिव्यू। ठीक है, लिटरेचर रिव्यू के पीछे सर्वे और आउटकम होता है और उसके बाद आप रिव्यू लिखते हो। यहाँ मैं थोड़ा सा आपको स्टडी डिजाइन का एक आइडिया सा दे रही हूँ, ये आप हम डिटेल बाद में करेंगे। ये इसलिए दे रही हूँ कि ये एविडेंस की स्ट्रेंथ है, ये सारा एविडेंस जनरेट कर रही है सारी स्टडीज। ये स्टडीज के डिजाइन पे डिपेंड करता है कि आपका एविडेंस कितना स्ट्रांग होगा। इन विट्रो स्टडीज, एनिमल स्टडीज जो होती है उनका वीक एविडेंस होता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हो, क्रॉस सेक्शनल पे आ रहे हो, केस कंट्रोल, कोहॉर्ट, फिर आरसीटी, उतना ही एविडेंस की स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। और सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस एविडेंस स्ट्रेंथ के हिसाब से टॉप पे है। ठीक है, क्योंकि ये स्टडीज ओरिजिनल स्टडीज नहीं होती है, स्टडी ऑफ स्टडीज है। ठीक है, ये आपका एविडेंस सिंथेसाइज करती हैं, ये जो दो नाम है ये एविडेंस सिंथेसाइज करते हैं। यहां से नीचे तक ये सारी एविडेंस जनरेट करने वाली स्टडीज है। ठीक है, एविडेंस जनरेट करना, लोगों पे काम किया, एविडेंस जनरेट किया। सिस्टमैटिक रिव्यू, मेटा एनालिसिस एविडेंस सिंथेसाइज करते हैं। हमें एविडेंस चाहिए क्यों? सबसे पहले तो हमने गैप इन नॉलेज अबाउट द सिलेक्टेड परसीव्ड रिसर्च प्रॉब्लम, गैप आइडेंटिफिकेशन ना। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी कि भाई पहले मुझे बताओ लिटरेचर में गैप है कि नहीं, जिसको आप, जिस प्रॉब्लम को आप बता रहे हो वो वाकई प्रॉब्लम है और कहाँ गैप एग्जिस्ट करता है। अभी मैं गैप भी आगे डिटेल बताऊंगी। दूसरा, आप टॉपिक को इंट्रोडक्शन जब लिखोगे तब भी आपको लिटरेचर की हेल्प चाहिए। फिर आप देखना चाहते हो दूसरों ने अभी तक क्या काम किया, तब भी आपको लिटरेचर की हेल्प चाहिए। दूसरा, फिर आप रैशनली लिखना चाहते हो, अपने जस्टिफिकेशन देना चाहते हो, रिसर्च गैप को जहन में रख के अपना क्वेश्चन को जस्टिफाई करना चाहते हो, तो फिर आपको लिटरेचर की हेल्प चाहिए। इसी तरह जब आप मेथोडोलॉजी देखते हो कि मैं क्या काम करूं, दूसरों ने कौन सी मेथोडोलॉजी यूज की, कौन सा डिजाइन यूज किया, क्या सैंपल साइज था, सैम्पलिंग टेक्निक क्या थी, इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया क्या था, तो ये आप दूसरों की मेथोडोलॉजी से अपना आइडिया बनाते हो कि मेरे इस रिसर्च क्वेश्चन को आंसर करने के लिए मैंने कौन सी मेथोडोलॉजी यूज करनी है। और फिर आप अपनी डिस्कशन को इन्फॉर्म करना चाहते हो, जो आप डिस्कशन लिखोगे उसमें भी लिटरेचर चाहिए। सिमिलर एंड कॉन्फ्लिक्टिंग लिटरेचर को सामने रखोगे तो ही आप अपनी फाइंडिंग्स को डिस्कस कर पाओगे। ठीक है, मेक डिसीजंस, डेवलप गाइडलाइंस, ये दो इंपॉर्टेंट काम है जो कि सीनियर लेवल पे जाके आपने करने होते हैं। आप डिसीजन मेकिंग के लिए, क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग है या पब्लिक हेल्थ डिसीजन मेकिंग है, उसके लिए आप एविडेंस को यूज करते हो। और ये भी हम, जैसे हमें कोई कहता है जी आपने हाइपरटेंशन की नई गाइडलाइंस आई हैं, उसके पीछे जो डिसीजन मेकिंग हुई है वो गाइडलाइंस है नई, वो कैसे रिवाइज हुई है, एविडेंस पे बेस्ड है ना, तो इसीलिए उनको हम गाइडलाइंस को एविडेंस इन्फॉर्म्ड गाइडलाइंस कहेंगे, एविडेंस इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग के थ्रू जो बनी है। इसको एविडेंस कैसा होता है, रिलायबल होना चाहिए, गुड साइंटिफिक क्वालिटी का होना चाहिए, पब्लिश्ड भी हो सकता है, अनपब्लिश्ड यानी ग्रे लिटरेचर भी हो सकता है। व्हाई एंड वेयर वी शुड सर्च एंड रीड एविडेंस, हमें एविडेंस को कहाँ तलाश करना चाहिए? डेफिनेटली हम पब्लिश्ड एविडेंस तो हमें बड़ी आसानी से इंटरनेट पे मिल जाएगा, और ये 2-3 जो मैंने आपको बड़ी डेटाबेसेस, गूगल स्कॉलरली सर्च इंजन्स बताए हैं, आप इनके थ्रू सर्च कर सकते हैं। बाकी आपको लाइब्रेरीज में से हार्ड कॉपीज मिल जाएंगी, उनमें से देख सकते हैं ग्रे लिटरेचर के लिए। व्हाट इज अ साइंटिफिक जर्नल? साइंटिफिक जर्नल क्या होता है? एक साइंटिफिक जर्नल जो भी आपको स्कॉलरली वर्क को पब्लिश करता है इज अ साइंटिफिक जर्नल। और ओपन एक्सेस जर्नल क्या होते हैं? आप में से कुछ बताना चाहेगा इसका जवाब? व्हाट इज एन ओपन एक्सेस जर्नल? डॉक्टर तलहा, अब अनम्यूट कीजिए। नहीं, सो तो नहीं गए? प्लीज फीडबैक दीजिए मुझे, मैं बहुत फास्ट तो नहीं जा रही? यस मैम। या बहुत स्लो?
नो मैम। अच्छा ऐसे मैम तो नहीं कोई मुझे चीज समझ नहीं आ रही, कोई बात समझ नहीं आ रही, ऐसा ऐसा तो नहीं हुआ अभी पिछले स्लाइड्स में? नो मैम अभी तक तो समझ आ रही है, चले ठीक है, जहाँ पे नहीं आ रही होगी वहां से आपसे पूछ लेंगे। मैम जरूर बेसिकली जरूर, ओपन एक्सेस जनरल का मुझे कोई आइडिया नहीं है। अ, ठीक है। अभी मेरे लिए सब कुछ बिल्कुल न्यू है। ये मैं आपकी बातों से ये सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, जो ठीक भी है, स्लाइड्स हैं उनको देख जिनके करके लिए सीखने की न्यू है, कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल डॉक्टर जी तलहा, जी आपके लिए क्योंकि न्यू है, तो अगर आपको कहीं लगे कि मैं बहुत स्पीड से जा रही हूँ, क्योंकि जी मुझे जी काफी सारी इंफॉर्मेशन देनी है और बाद में मैं रिपीट भी करती रहूंगी जी अगले जी सेशन जी में, जी जी तो जी मैम इसलिए मैं मैं थोड़ी क्वेश्चंस स्पीड रख रही हूँ। लिखता हूँ। जो जो मेरे क्वेश्चंस होंगे वो बिल्कुल इंशाल्लाह जब आप बिल्कुल, डिस्कशन करेंगी मैं उसमें अपने क्वेश्चन पुट करूंगा। ठीक है जरूर। डॉक्टर इकरा, आपने आपने हैंड रेज किया है, अब बताइए, आपने कुछ पूछना है या Yes, बताना है? ma'am, you were asking about the open access journal, so I हम्म, have a little information about it. I want to share. I think it is a journal which are, ma'am, available free of cost. Like आपकी open access तो free है उनके लिए, वो आपको चार्ज नहीं करते और ये आपको मतलब easily available होते हैं गुड। और ये मैं reusable I think to some extent तो आप इनसे ले सकते हैं material. बिल्कुल बिल्कुल, ओपन एक्सेस जर्नल्स हैं जो ओपन एक्सेस देते हैं, जो सब्सक्रिप्शन नहीं मांगते। और क्योंकि आप हमें सबसे ज्यादा मसला, ये मैं आपको थोड़ी सी कहानी पीछे से सुनाती हूँ। 1090 गैप रिसर्च, 1090 गैप क्या है? 1090 गैप ये था कि 90% और रिसर्चेबल प्रॉब्लम्स जहां पे एग्जिस्ट करती हैं, 90% हेल्थ प्रॉब्लम्स जहां पे एग्जिस्ट करती हैं, उन मुल्कों में सिर्फ 10% रिसर्च पे एक्सपेंडिचर किया जा रहा था। और ये इसको 1090 गैप के तौर पे आइडेंटिफाई किया गया कि जहां 90% एग्जिस्ट करती है वहां सिर्फ 10% रिसर्च हो रही है, और जहां 10% एग्जिस्ट करती है प्रॉब्लम, वहां 90% फंडिंग जा रही है। इसको ब्रिज करने के लिए, 1090 गैप को ब्रिज करने के लिए ये फैसला किया गया कि इनको हम फंडिंग दें। जैसे बिल गेट्स, TDR प्रोजेक्ट्स हैं, WHO, ये लोग फंड करते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज में ग्रांट की कॉल्स आती हैं, बेशुमार फंडिंग अवेलेबल होती है कि लोग रिसर्च करें, प्रमोट करने के लिए कि ग्रास रूट लेवल पे जहां पे मसला है वहां पे रिसर्च होगी तो एविडेंस गुड क्वालिटी जनरेट होगा, एविडेंस इन्फॉर्म्ड होगा। ठीक है, तो इसको ब्रिज करते करते साथ ही उनको एहसास हुआ कि जब तक आप इंफॉर्मेशन नहीं दोगे, आपकी रिसर्च की बेस शुरू ही इंफॉर्मेशन सर्चिंग से होती है ना। सबसे पहले हम एविडेंस देखते हैं, रिसर्च गैप निकालते हैं, लिटरेचर से निकालते हैं। तो जब तक जर्नल्स आपको एक्सेस नहीं देंगे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के रहने वाले रिसर्चर्स को, उनको विदाउट मनी आपकी यानी ओपन एक्सेस नहीं होंगे, वो इंफॉर्मेशन लेगी तो वो कैसे अपने सिनॉप्सिस लिखेंगे, कैसे ग्रांट लिखेंगे? तो इसलिए ओपन एक्सेस जर्नल का स्टार्ट किया गया। मेजॉरिटी जर्नल ओपन एक्सेस हैं, जो ओपन एक्सेस नहीं होते वो पहले 1-2 साल के लिए सब्सक्रिप्शन पेड होते हैं, उसके बाद वो ओपन एक्सेस हो जाते हैं, यानी अपना फुल अवेलेबल कर देते हैं। अगर अगर आप किसी तरीके से किसी जर्नल को, सब्सक्रिप्शन पेड जर्नल है, आपको कोई आर्टिकल चाहिए, आप नहीं एक्सेस कर सकते, तो उसके डिफरेंट तरीके होते हैं। आप उसके रिसर्चर को, ऑथर को ईमेल करते हैं, कोरिस्पॉन्डिंग ऑथर को, और उससे कहते हैं कि मुझे इसके फुल टेक्स्ट दे दें, मैं इसके इस एरिया में काम कर रहा हूँ और मैंने आपका इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़ना है, वो दे देते हैं। दूसरा तरीका होता है कि ज्यादातर रिसर्चर नेटवर्क यानी रिसर्च गेट पे मौजूद होते हैं। इसी तरह और भी बहुत सारे रिसर्च नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि आपके सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म होते हैं, ये आपका फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये आपके सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। इसी तरह आपके प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, जैसे लिंक्डइन है, और इसी तरह से रिसर्च नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है जहां रिसर्चर्स एक दूसरे के साथ नेटवर्किंग करते हैं, जैसे रिसर्च गेट है। तो रिसर्च गेट के थ्रू आप उनको, हमें हमें ये परमिशन होती है कि हम अपनी वेबसाइट पे, चाहे वो ओपन एक्सेस पेपर नहीं है, अगर मेरा किसी जर्नल में पब्लिश हुआ है तो मेरे पास ये अथॉरिटी होती है, उन्होंने मुझे अलाउ किया होता है कि मैं अपने रिसर्च गेट अकाउंट पे, या मैं अपनी वेबसाइट पे, या मैं अपनी इंस्टीट्यूशन की वेबसाइट पे अपना पेपर शेयर कर सकती हूँ। तो जिनके ओपन एक्सेस नहीं भी पेपर, तो वो आप उनके रिसर्च गेट के अकाउंट पे जाके वो पेपर्स देख सकते हैं उन ऑथर्स के। सो ओपन एक्सेस जर्नल, और ये इसलिए मैंने बताया ताकि आपको लिटरेचर आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। अगली चीज आ जाती है इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल क्या होता है। इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल के बारे में किसी को पता है? नहीं तो मैं ही बता दूं फिर, इसको हम जल्दी जल्दी से खत्म करना है ताकि हम रिसर्च क्वेश्चन पे आए। इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल वो जर्नल जिनका इम्पैक्ट कैलकुलेट होता है,
और वो कैलकुलेशन की अथॉरिटी, जैसे पीएमडीसी आपको रजिस्टर करती है, इसी तरह जर्नल्स को भी एक इंडेक्सिंग बॉडी है, थॉमसन र्यूटर, जिसे क्लैवरेट एनालिटिक्स भी कहते हैं, वो आपकी इसको रजिस्टर करते हैं, इंडेक्स करते हैं जर्नल्स को। इंडेक्स जर्नल्स में से वो जर्नल जिनका इम्पैक्ट कैलकुलेट होता है वो इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल होते हैं। और इम्पैक्ट फैक्टर जो है क्वालिटी इंडिकेटर जरूर है, लेकिन सिर्फ नॉट द ओनली क्वालिटी इंडिकेटर। सो इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल आपके पाकिस्तान में चंद एक गिने चुने जर्नल्स हैं जिनका इम्पैक्ट फैक्टर है, वो भी अभी पॉइंट्स में है। और नेचर और लैंडसेट और इस तरह के जर्नल जिनके 20 या 30s में जा रहा होता है, वो इतने हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स भी होते हैं। इम्पैक्ट फैक्टर कैलकुलेट कैसे होता है, इसको बहुत आसान तरीका है, लेकिन इसको मैं आपको अगली किसी उसमें करवा देती हूँ क्योंकि टाइम शायद हमारे पास शॉर्ट हो। ये ISI वेब ऑफ नॉलेज है, जो जर्नल साइटेशन रिपोर्ट यानी थॉमसन र्यूटर की ISI वेब ऑफ नॉलेज भी रन करते हैं, और उनकी जर्नल साइटेशन रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं जिसमें लिस्टिंग की जाती है कि कौन सा जर्नल किस इम्पैक्ट फैक्टर लेवल पे फॉल करता है, और बाकी इंडेक्स जर्नल्स की लिस्ट भी ये लोग इशू करते हैं। सो दिस इज द बेंचमार्किंग द क्वालिटी ऑफ रिसर्च इन साइंटिफिक जर्नल्स, उन पे भी तो चेक रखना जरूरी है। अब इम्पोर्टेंट चीज है कि हम देखें कि हम क्या सर्च करना चाहते हैं, कहाँ सर्च करना चाहते हैं और कैसे सर्च करना चाहते हैं। व्हाट, वेयर एंड हाउ टू सर्च। व्हाट टू सर्च, ओरिजिनल आर्टिकल्स, नैरेटिव रिव्यू, सिस्टमैटिक रिव्यू, आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। आप कहाँ सर्च करें, डेटाबेसेस में सर्च कर सकते हैं, सर्च स्कॉलरली सर्च इंजन्स जो मैंने बताए उन पे जा सकते हैं। आप जर्नल्स के नाम सर्च करके जर्नल पे डायरेक्टली भी जा सकते हैं, ठीक है। हाउ टू सर्च, इफेक्टिव सर्चिंग टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप किसने इफेक्टिवली सर्च करते हैं, आपकी सर्चिंग टेक्निक क्या है। इसके ऊपर अलग से क्लास भी हो सकती है क्योंकि आज की डोमेन में सर्चिंग टेक्निक्स नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा इनको टच करते हुए गुजरूंगी। आपको कुछ असाइनमेंट्स हम इससे रिलेटेड दे देंगे, या मेरा ख्याल है अगले सेशंस में कहीं कवर होगा आपका लिटरेचर रिव्यू। जर्नल्स जिस तरह की चीजें पब्लिश करते हैं, जैसे रिव्यू आर्टिकल, ओरिजिनल आर्टिकल, केस स्टडीज, बुक रिव्यूज, क्लिनिकल ट्रायल्स, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स, बहुत कुछ पब्लिश करते हैं, और ये सब भी साइंटिफिक राइटिंग ही होती है। लिटरेचर रिव्यू और लिटरेचर सर्च जब आप करते हैं, आपके पास ब्रॉडर टॉपिक होता है, फिर स्पेशलिस्ट सब एरिया होता है, फिर ये प्राइमरी रिसर्च होती है, और ये जो बीच में डॉट नजर आ रहा है ये आपका रिसर्च क्वेश्चन है, ठीक है। सो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, यानी ब्रॉडर टॉपिक, सब टॉपिक एंड स्टडीज लाइक योर्स, जो आप अपने जैसे काम करना चाहते हैं उससे मिलती जुलती स्टडीज। तो लिटरेचर रिव्यू लिखना आप इस तरीके से लिखते हैं। तो अगेन हम रिसर्च प्रॉब्लम हमने कर लिया, अब हम रिसर्च गैप को टच करते हैं। रिसर्च सॉरी पहले तो ये साइड है जिसमें के रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में बता रहे हैं कि रिसर्च प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। रिसर्च प्रॉब्लम जो हम आइडेंटिफाई करते हैं ना, उसमें हमारे पास डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। एक तो मैंने बताया कि एविडेंस सर्च कर लें, लिटरेचर सर्च कर लें। दूसरा, आपके सुपरवाइजर का एक्सपीरियंस और आपकी और सुपरवाइजर की ऑब्जर्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है टू आइडेंटिफाई रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है। तभी आपको पता चलता है आपके इर्द गिर्द ये मसला मौजूद है। फिर आप उस पर रिसर्च गैप आइडेंटिफाई करते हैं, लुकिंग इनटू द लिटरेचर। तो आप रिसर्च गैप आइडेंटिफाई कर लेते हैं, आपने फाइनल फैसला कर लिया कि मैंने इसी प्रॉब्लम पे काम करना है, इसी का सोल्यूशन तलाश करना है, तो फिर आप रिसर्च क्वेश्चन बनाते हैं आउट ऑफ दैट प्रॉब्लम। रिसर्च क्वेश्चन को रिफाइन करते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि एक रिसर्च क्वेश्चन जब आपने लिख लिया तो उसको कैसे रिफाइन करना है यूजिंग पीकॉज। पीकॉज की आगे मैं डिटेल बताऊंगी क्या है और कैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ पीकॉज करने के लिए अगेन आपको एविडेंस लिटरेचर प्रेस करना पड़ेगा, और अपने एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन की बेस पे आप पीकॉज से रिफाइन करते हैं रिसर्च क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन बन जाता है, तो फिर आप देखते हैं इस सवाल में कोई हाइपोथेसिस है, कोई assumption, कोई प्रिडिक्शन, कोई सपोजिशन बनती है, कोई ऐसा ताल्लुक बन रहा है जिसकी बेस पे आप ये कहें कि ये हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस जो होता है वो जब भी किसी दो चीजों में फर्क या दो चीजों में रिलेशनशिप की बात होगी तब हाइपोथेसिस बनेगा। जब आप सिंपल डिस्क्राइब करते हैं कि क्या है, क्यों है, सॉरी क्या है और कितना है, कैसे है, तो वो उसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के लिए हाइपोथेसिस नहीं बनता। तो क्वेश्चन की नेचर बताती है, टाइप ऑफ क्वेश्चन अभी हम आगे करने लगे हैं कि किस तरह का क्वेश्चन है, ये बताए फैसला करेगा कि हाइपोथेसिस बनेगा या नहीं बनेगा। फिर ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, इसी क्वेश्चन को देखते हुए हम उसी को रिफ्रेश करते हैं और एक्शन वर्ब से स्टार्ट करते हुए एक स्मार्ट ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। अब स्मार्ट क्या होता है ये भी हम आगे देखेंगे उसको, अभी हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव तक पहुंच गए। यानी आपने सबसे पहले रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, रिसर्च गैप तलाश किया उस प्रॉब्लम से रिलेटेड, उस गैप के जरिए जस्टिफिकेशन लिखी।
फिर आपने रिसर्च क्वेश्चन उसमें से निकाला, उस रिसर्च क्वेश्चन को रिफाइन किया पीकोस से, फिर आपने देखा कि हाइपोथेसिस बनता है कि नहीं उस क्वेश्चन में, अगर बनता है तो वो लिखा, और फिर आपने ऑब्जेक्टिव लिखे, एंड देन यू राइट द स्टडी टाइटल। स्टडी टाइटल इतनी जल्दी नहीं लिखते, जब तक कि आप ये चीजें क्लियर ना कर लो आप टाइटल नहीं लिखते। रिसर्च प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई, प्रायोरिटाइज, डिस्क्राइब एंड डिफाइन योर रिसर्च प्रॉब्लम। ये आप करते हो जब आप इंट्रोडक्शन लिखते हो अपने पेपर का। जब रिसर्च पेपर हम लिखते हैं तो इंट्रोडक्शन के अंदर आप ये तमाम काम कर लिया होता है, लिख लिया होता है, आइडेंटिफाई कर लिया होता है, उसके पीछे बहुत सारी आपकी मेहनत होती है जिसमें आपने आइडेंटिफाई किया प्रॉब्लम को, प्रायोरिटाइज किया, डिस्क्राइब किया और डिफाइन किया। फिर आप रिसर्च क्वेश्चन लिखते हो, फ्रॉम द प्रॉब्लम डेवलप ऑब्जेक्टिव लिखते हो, फिर नाला हाइपोथेसिस या ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। रिसर्च गैप्स, जो अभी हमारा मिसिंग था पोर्शन, रिसर्च गैप की डिफरेंट टाइप्स हैं। जैसे हमारे पास एविडेंस गैप, मैं इसमें कोरोना की एग्जांपल आजकल देती हूँ, जब क्योंकि वो आप लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, जब कोविड आया तो उस पर एविडेंस कोई अवेलेबल नहीं था। रिसर्च एविडेंस क्या था? पब्लिश या अनपब्लिश्ड रिसर्च वर्क की फाइंडिंग, वो एविडेंस गैप था। नॉलेज गैप था, यस, नॉलेज ही नहीं था उसके बारे में, कैसे फैलेगा, किससे, कितनी उसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होगा, कैसे स्प्रेड करेगा, आरओ नंबर क्या होगा, कितनी उसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे, किस ट्रीटमेंट क्या होगी, कुछ नहीं पता था। प्रैक्टिकल नॉलेज गैप था, यस, नॉलेज अगर थोड़ा बहुत था कोविड जो SARS-CoV-1 वगैरह के साथ, लेकिन हमें ये इसका नहीं था, प्रैक्टिकल नॉलेज इसके बारे में नहीं था। मेथोडोलॉजी गैप था, मेथोडोलॉजी, हाँ, डिफरेंट मेथोडोलॉजीज की स्टडीज हुई नहीं थी उस वक्त। तो केस रिपोर्ट जिसने पब्लिश करनी थी, यानी केस रिपोर्ट लिख ली तो वही पब्लिश हो जाती थी हाथों हाथ, ठीक है। केस सीरीज बड़े शौक से लोग पब्लिश करते थे, जर्नल्स भरमार होती थी केस रिपोर्ट और केस सीरीज की। और फिर उसके बाद क्रॉस सेक्शनल, केस कंट्रोल, कोहॉर्ट, RCTs, फिर वैक्सीन ट्रायल्स आना शुरू हो गई, ड्रग ट्रायल्स आना शुरू हो गई, न्यूट्रास्यूटिकल ट्रायल्स आना शुरू हो गई। यानी आपने नाइगेला सेटिवा पे मैंने खुद करवाई अपने स्टूडेंट्स को, हनी और कलवंजी के इस्तेमाल से हमने उसको एड ऑन ट्रायल की। इसी तरह आइवरमेक्टिन ट्रायल्स आई, क्लोरोक्विन यूज करके ट्रायल्स शुरू हो गई। तो ये मेथोडोलॉजी आहिस्ता आहिस्ता गैप बढ़ता गया। अब कोई कहे कि मेथोडोलॉजी गैप कोरोना पे है, तो मैं कहूंगी नहीं, अब मेथोडोलॉजी गैप तो नहीं, उस वक्त था। नॉलेज गैप है, नहीं, अब मैं कहूंगी भी नॉलेज गैप भी नहीं है। हाँ, मंकी पॉक्स पे जरूर है। एविडेंस गैप है, अब कोरोना पे एविडेंस तो भरमार होगी, एविडेंस इतना जनरेट हुआ है पिछले 2 सालों में कि कहीं और नहीं हुआ। एम्पेरिकल गैप होता है ओरिजिनल रिसर्च गैप, तो इसमें अब ओरिजिनल रिसर्च गैप उस वक्त था, अब नहीं है। थ्योरेटिकल गैप ज्यादातर हम तब करते हैं जब हम क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हो, तो हम देखते हैं कि स्कूल ऑफ थॉट्स क्या है, थेरीज क्या अवेलेबल है। तो उस वक्त थी, कोरोना पे भी थ्योरेटिकल गैप था कि आपको नहीं पता था कि बैट से इंसानों में कैसे ट्रांसमिट हुआ, ह्यूमन टू ह्यूमन कैसे शुरू हुई, जीन्स कैसे, वायरस इतनी जल्दी म्यूटेट कैसे हो रहा है, उसकी नई वर्जन कैसे आएगी, ओमिक्रॉन आया तो वो कैसे आया। तो थ्योरेटिकल गैप उस वक्त था। अब ऐसा ऐसा थेरीज क्लियर होती हैं, स्कूल ऑफ थॉट्स क्लियर होना शुरू होते हैं। पॉपुलेशन गैप, जो सबसे कॉमन शॉक है, सब साइनॉप्सिस जब आता है वो कहते हैं जी ये वाली स्टडी पाकिस्तान में नहीं हुई, और नहीं हुई इतने श्योरिटी से कहते हैं कि जो हमें उस वक्त हंसी आ रही थी भी, ऐसे नहीं हो सकता। आप जितने मर्जी कोशिश कर लें, आप हर उस पे ग्रे लिटरेचर में भी कहीं ना कहीं उस तरह की स्टडी अवेलेबल हो सकती है। आप ये इतना बड़ा क्लेम मत करें। आप कहें कि देयर लिमिटेड नंबर ऑफ लिटरेचर, क्वालिटी लिटरेचर लिमिटेड है, स्कार्स है, लेकिन नो लिटरेचर अवेलेबल पे कमेंट ना करें। तो पॉपुलेशन गैप होता है, लेकिन अगर ये कहें कि ये मेरे हॉस्पिटल में स्टडी नहीं हुई तो ये पॉपुलेशन गैप है, ये पॉपुलेशन गैप नहीं है। आपके पाकिस्तानी साउथ एशियन पॉपुलेशन पे काम नहीं हुआ हुआ, इस एथनिक ग्रुप पे काम नहीं हुआ हुआ, और उस स्टडीज में उस एथनिक, उसकी एथनिसिटी, उसके न्यूट्रिशनल चॉइसेस, उसकी न्यूट्रिशनल स्टेटस, उसकी डाइटरी प्रेफरेंसेस, उसका इम्यूनिटी लेवल, इन चीजों से फर्क पड़ता है तो आप क्या पॉपुलेशन गैप पे जाएंगे। अगर आप कोई सीटी स्कैन, सीटी मशीन पे देख रहे हैं कि सीटी बेहतर है या MRI बेहतर है इस टेस्ट में, उसमें तो टेक्नोलॉजी को कंपेयर कर रहे हैं, उसमें पॉपुलेशन गैप नहीं आने लगा। ठीक है, पॉपुलेशन गैप तभी एप्लीकेबल होगा जब आप उसमें से ऐसा काम कर रहे होंगे जो जिसमें पॉपुलेशन का इंपॉर्टेंस है। तो रिसर्च क्वेश्चन क्या होता है? रिसर्च क्वेश्चन इज एन आंसरेबल इंक्वायरी इनटू अ स्पेसिफिक कंसर्न और इशू। इट इज द इनिशियल स्टेप इन अ रिसर्च प्रोजेक्ट। द इनिशियल स्टेप मींस आफ्टर यू हैव एन आइडिया ऑफ व्हाट यू वांट टू स्टडी। जब आइडिया डेवलप हो गया तो फिर ये स्टेप आएगा।
द रिसर्च क्वेश्चन इज द फर्स्ट एक्टिव स्टेप इन द रिसर्च प्रोजेक्ट। तो अब हम रिसर्च क्वेश्चन पे जंप कर रहे हैं, ये अब वो बनाना है। टाइप्स ऑफ रिसर्च क्वेश्चन देखें तो डिफरेंट तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। मैंने एक इसमें बड़ी अच्छी साइट भी ओपन की हुई है, उसमें बड़ी अच्छी एग्जांपल्स हैं, वो मैं भी करूंगी। यूजुअली हम ब्रॉडली क्लासिफाई करें व्हाट टाइप ऑफ रिसर्च क्वेश्चन है, यानी कि क्या हुआ था, फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स, यानी क्या साइड इफेक्ट्स हैं कोलेस्ट्रॉल लोडिंग ड्रग के, व्हाट इज द प्रेवलेंस ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, व्हाट आर द वीनिंग फूड्स प्रेफर्ड बाय मदर्स ऑफ लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। तो ये व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो सिंपल डिस्क्राइब करते हैं, इसमें कोई हाइपोथेसिस नहीं बन सकता, ठीक है ना। हाउ टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं जो रिलेशनशिप क्वेश्चन, हाउ इट हैपेंड, हाउ न्यूट्रिशनल स्टेटस इज रिलेटेड टू फैमिली इनकम, जिसमें आप थोड़ा रिलेशनशिप देख रहे हैं न्यूट्रिशनल स्टेटस का फैमिली इनकम के साथ, सर्जिकल आउटकम के साथ का देख रहे हैं विद द क्वालिफिकेशन ऑफ सर्जिकल टीम मेंबर्स या उनके एक्सपीरियंस के साथ। तो जब रिलेशनशिप की बात करते हैं तो वो उस वक्त आपकी ये कैटेगरी आ जाती है। जब रिलेशनशिप की बात करेंगे हाइपोथेसिस बन सकता है, ठीक है, हाइपोथेसिस बनेगा। और इस तरह का सवाल हाउ ये रिलेटेड है, इसका जवाब आप क्वांटिटेटिव रिसर्च से भी दे सकते हैं और क्वालिटेटिव भी कर सकते हैं, टेक्सचुअल डेटा भी ले सकते हैं, यानी जैसे इन डेप्थ इंटरव्यू कर लिए, फोकस ग्रुप कर लिए कि, लेकिन ज्यादा बेहतर हम इसको क्वांटिटेटिव से, सर्वे से, क्वेश्चनर बेस्ड मेथड से कर सकते हैं। वाई टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होते हैं, ये कॉजेलिटी क्वेश्चन होते हैं। वाई डिड इट हैपन, कि क्यों तरह के क्वेश्चन जो है ना, कि क्यों पेशेंट सेटिस्फाइड नहीं है हॉस्पिटल सर्विसेज से, या पोलियो कैंपेन पाकिस्तान में क्यों फेल होती जा रही है, या कोई भी इस तरह का मॉन्की पॉक्स पाकिस्तान में अब, या कोरोना ने पाकिस्तान में उतना फर्टिलिटी क्यों नहीं कॉज की। तो इस तरह के जिनके जवाब आपको क्वांटिटेटिव रिसर्च से नहीं मिल सकते, ये उस तरह के सवाल होते हैं क्यों किस्म के, ठीक है। इसमें आपको रीजन मल्टीपल मिलेंगे, तो आप क्वालिटेटिव रिसर्च ज्यादा बेहतर इस तरह के सवाल का जवाब दे सकती है। तो क्वेश्चन को देख के हमें अंदाजा हो जाता है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च से हम एड्रेस करेंगे, क्वालिटेटिव करेंगे, और अगर हाइपोथेसिस बनेगा या नहीं बनेगा। तो जब हम क्वेश्चंस हमारे बहुत ब्रॉड है तो हम उसे पीकोस के जरिए, मैंने आपको बताया था, हम रिफाइन करते हैं। पीको क्या होती है, ये अब फाइनली जो टॉपिक है कि रिसर्च क्वेश्चन को हमने रिफाइन कैसे करना है। पॉपुलेशन क्या होती है, पॉपुलेशन का मतलब है वो लोग, वो चाहे वो लोग हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो आपकी कल्चर रिपोर्ट्स हैं, चाहे वो आपके ब्लड बैंक में आने वाले सैंपल्स हैं, जिन पे भी आप काम करना चाह रहे हैं, वो आपकी स्टडी पॉपुलेशन या स्टडी यूनिवर्स होती है, ठीक है। हम क्योंकि ज्यादातर ह्यूमन बींग्स पे काम कर रहे हैं, फार्माकोलॉजी वालों के पास जाएंगे तो वो गिनी पिग्स पे काम कर रहे होंगे, रैबिट्स पे काम कर रहे होंगे, तो उनकी पॉपुलेशन वो बनेगी। हमारी पॉपुलेशन ह्यूमन पॉपुलेशन है। अगर आप फीमेल्स पे काम कर रहे हैं, रिप्रोडक्टिव एज फीमेल्स पे कर रहे हैं, तो वो आपकी पॉपुलेशन है। तो पॉपुलेशन में पी में सिर्फ आपने ये नहीं बताना है कि आपने किन लोगों पे काम करना है, बल्कि ये भी बताना है कि उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, किस बेस पे उनको इंक्लूड करेंगे स्टडी पे और किस बेस पे उनको एक्सक्लूड करेंगे। तो जब आप ये चीजें बता देते हैं कि मैंने रिप्रोडक्टिव एज फीमेल्स ली और मैंने सिर्फ मैरिड लेनी है, तो आपने उनका इंक्लूजन बता दिया। और प्लस मैंने वो एक्सक्लूड कर देनी है जिन्हें कोई क्रॉनिक डिजीज है, नॉन क्रॉनिक डिजीज है, उनको मैं एक्सक्लूड कर दूंगी, ठीक है। चलो, ये मेरा इंक्लूजन एक्सक्लूजन, मैंने पॉपुलेशन बता दी। अब मैंने बताना है कि ये मुझे औरतें कहाँ मिलेंगी, किस सेटिंग में मिलेंगी, मेरी स्टडी सेटिंग क्या होगी। मैं कहती हूँ कि मैं 4 बड़े टर्शियरी केयर हॉस्पिटल के ओपीडीज में जाऊंगी। मैं ये अपनी स्टडी सेटिंग भी पॉपुलेशन बता देती हूँ कि मैंने किन लोगों पे काम करना है, उनका एलिजिबिलिटी किस बेस पे मैंने उन्हें स्टडी में शामिल करना है, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मैंने उन्हें कहाँ से लेना है, मेरी स्टडी सेटिंग क्या होगी, मैंने उन्हें कब लेना है। मैं कहती हूँ कि मैंने जून से अगस्त के बीच में 2023 में लेना है, ठीक है। फिर मैं कहूंगी मैंने उनका कितना सैंपल साइज उठाना है, मैंने कितने लोग, कितनी औरतें लेनी है अपनी स्टडी में, वो भी पॉपुलेशन का हिस्सा ही होगी, यानी मेरा सैंपल साइज क्या होगा। और फिर मैंने उन्हें कैसे उठाना है, क्या मैं उनको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के तरीके से लूंगी, या मैं नॉन प्रोबेबिलिटी, यानी जो आती जा रही है मैं स्टडी में शामिल करती जाऊं, या मैं उन सबको इक्वल चांस दूंगी, जो मेरी स्टडी पॉपुलेशन में औरतें आ रही हैं 4 महीने के दौरान में जितनी औरतें आ रही हैं, सबको इक्वल चांस दूंगी कि सिलेक्शन का, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी करूंगी या नॉन प्रोबेबिलिटी। तो ये तमाम बातें पीको में पी के अंदर कवर होंगी। क्या क्या कवर हो रहा है, किन लोगों पे काम करना है, उनका किस बेस पे उनको शामिल करना है, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इंक्लूजन एक्सक्लूजन,
उनको कहाँ से उठाना है, कब उठाना है, उठाना मीन्स के सिलेक्ट करना है, और उनको किस तरीके से सिलेक्ट करना है, और कितना सैंपल साइज यानी कितने लोगों को सिलेक्ट करना है। ठीक, उसके बाद दूसरा आ जाता है इंटरवेंशन। इंटरवेंशन क्या होती है? इंटरवेंशन जो भी आप उसमें दखल अंदाजी करने लगे, इट मीन्स इंटरवेंशन। चाहे आप कुछ दे रहे हैं, चाहे कुछ निकाल रहे हैं, जैसे आप इवन हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं, वो भी इंटरवेंशन। आप सप्लीमेंट दे रहे हैं, इंटरवेंशन। आप कोई ड्रग दे रहे हैं, इंटरवेंशन है। आप सर्जरी कर रहे हैं, सर्जिकल इंटरवेंशन दे रहे हैं, वो भी इंटरवेंशन में आ जाएगी। लेकिन जरूरी नहीं कि हर सवाल में इंटरवेंशन हो, ठीक है? तो जब इंटरवेंशन नहीं है तो फिर आप नहीं लिखेंगे। उसके बजाय आप देखें कि कोई अगला सी पे आ जाए कि कंपैरिजन है, कोई कंपैरिजन हो रहा है, किसी के साथ कोई कंपैरिजन हो रहा है। जैसे आप 2 ग्रुप से शुरू करेंगे तो कंपैरिजन होगा, यानी मेल फीमेल के अंदर कोई चीज देख रहे हैं, मेल फीमेल में टीबी की प्रेवलेंस देख रहे हैं, मेल फीमेल के अंदर हीमोग्लोबिन लेवल देख रहे हैं, तो इट मीन्स आप कंपेयर कर रहे हैं 2 ग्रुप्स को, और आउटकम क्या देख रहे हैं? हीमोग्लोबिन लेवल। आउटकम क्या देख रहे हैं? टीबी की प्रेवलेंस। सो कंपैरिजन हो रहा है। यस, कंपैरिजन किस ग्रुप्स यहाँ पे क्लियरली मेंशन करें। आउटकम क्या है? आउटकम को क्लियरली डिफाइन करें। डेफिनेशन ऑफ आउटकम यानी ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल, आउटकम वेरिएबल आपने वहां पे जरूर क्लियरली डिफाइन करना है, ठीक है? तो इंटरवेंशन जो होती है वो आपका, क्योंकि प्रिडिक्टर वेरिएबल होता है, तो इंटरवेंशन नहीं है तो आप देख लेंगे आपका कोई और प्रिडिक्टर वेरिएबल है तो वो आप इंटरवेंशन की जगह लिख दें। ये वेरिएबल्स हम आगे जाके करेंगे। लेकिन मैं साथ साथ अभी जो बता रही हूँ उसको जितना आप एब्जॉर्ब कर सके वो कर लें, लेकिन हम इन डिटेल भी इन चीजों को एक एक करके लेंगे, वेरिएबल्स की टाइप्स और क्या। तो हाँ, वेल बिगन इज हाफ डन। अच्छे तरीके से शुरू किया हुआ आधी जिंदगी, समझे आपका आधा काम मुकम्मल हो गया, जिंदगी आसान हो गई। अब मैं आपको थोड़ी सी ये चीज बताना चाहती हूँ कि ये 2 स्लाइड्स करके ना फिर मैं आपको सॉफ्ट कॉपी एक और चीज इंटरनेट पे दिखाने लगी हूँ। साइंटिफिक पेपर जो आप लिखते हैं, तो मैं उसमें बताना ये चाह रही थी कि जो अभी तक जो हमने पढ़ा है, रिसर्च प्रॉब्लम, रेलेवेंट लिटरेचर, रिसर्च क्वेश्चन, ये कहाँ लिखा जाता है? ये सारा आप इंट्रोडक्शन सेक्शन में लिखते हैं। 3 मेन सेक्शन होते हैं, इंट्रोडक्शन, मेथड, रिजल्ट्स एंड डिस्कशन, ठीक है, पेपर के। तो इंट्रोडक्शन सेक्शन के अंदर आप अपनी जो अपने प्रॉब्लम की वाली बात है ना, वो जितना आपने, ये प्रोसेस चल रहा है, रिसर्च प्रोसेस, और उसको लिखना आपने कहा इंट्रोडक्शन में, लिटरेचर प्रॉब्लम का, रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में बताना है, रेलेवेंट लिटरेचर से उसको सपोर्ट देनी है, और रैशनली लिखना है, और रिसर्च क्वेश्चन, हाइपोथेसिस, ऑब्जेक्टिव्स, ये तकरीबन तमाम चीजें आप इंट्रोडक्शन के लास्ट पैराग्राफ में मेंशन कर देते हैं। और यहाँ से हम इसको एस्केप करेंगे। मैं स्लाइड शेयर पे, न्यू शेयर, एक मिनट, मुझे भी इसे ओपन नहीं करना आ रहा। आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? मैं अकेली तो नहीं बोलती जा रही थी? No, no, ma'am. We are जी listening to मैम। it for very clear. ऑनलाइन में ये बड़ा इशू होता है भाई, आपको ये नहीं नहीं, पता ma'am, कि we are कोई सुन listening रहा है to कि नहीं। ठीक है। यस मैम, नहीं, आवाज ma'am, आ रही discuss कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको ये स्लाइड शेयर करना चाह रही हूँ। ठीक है, आई थिंक ये हो जाएगा शेयर। अब शेयर हो रहा है? Yes, ma'am. जी अच्छा, मैम। ये एक साइट थी जैसे कि व्हाट इज द रिसर्च क्वेश्चन, जो मैंने अभी आपको साथ हमने डिस्कस कर लिया। इस पे इन्होंने क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव को अलग अलग टाइप्स ऑफ रिसर्च क्वेश्चन में किया। जब आप क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं तो हम बहुत थोड़ा सा ना लूज वे में, अडेप्टेबिलिटी होती है, नॉन डायरेक्शनल क्वेश्चंस होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च में। क्वालिटेटिव में आपको अलग से डिजाइन्स के साथ कराऊंगी,
लेकिन उनके क्वेश्चन बड़े ढीले डाले होते हैं कि हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग की प्रैक्टिसेस क्या हैं फीमेल्स की, उसको एक्सप्लोर करने, या रीजंस क्या हैं पुअर वीनिंग प्रैक्टिसेस के। तो मैं औरतों को बिठाऊंगी, उनके साथ बैठ के 5 या 8 या मैक्सिमम 12 औरतें बिठा के मैंने पूछूंगी भाई क्या वजूहत हैं, आप प्रॉपरली ब्रेस्ट फीड क्यों नहीं अपने बच्चों को करा पाती, या आपने अगर कराई है तो आपके ख्याल में दूसरी औरतें क्यों नहीं करा पाती। तो क्यों का जवाब हर औरत का डिफरेंट होगा। तो इस तरह के जो क्वालिटेटिव रिसर्च में कर रही हूँ, जिसमें मुझे हर एक का अलग अलग ओपिनियन पता चल रहा है, तो उसका सवाल भी फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है, एक्सप्लोर करने वाले, एलुसिडेटिंग, एक्सप्लेनिंग, डिस्कवरिंग, इस तरह के सवाल होते हैं कि मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ उन औरतों की परसेप्शन को। सो इसमें एक्सप्लोरेटरी क्वेश्चन, प्रिडिक्टिव क्वेश्चन और इंटरप्रेटिव क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कि आस्किंग हाउ अ केमिकल इज यूज्ड और परसेप्शन अराउंड अ सर्टेन टॉपिक। जैसे मैंने ब्रेस्ट फीडिंग पे परसेप्शन ले ली या वीनिंग पे परसेप्शन ले ली, एक्सप्लोर कर ली। दूसरा प्रिडिक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं कि आस्किंग व्हाई कंज्यूमर, हम ये क्यों कंज्यूमर ऐसे बिहेव करते हैं, या हमारे हेल्थ केयर सेटअप में जो क्लाइंट्स होते हैं वो क्यों सेटिस्फाइड नहीं होते। तो ये एक प्रिडिक्टिव क्वेश्चन है जो हम थोड़ा सा, हम उसके लिए ऑप्शंस दे के और उसमें हम थोड़ा प्रिडिक्शन डेवलप कर सकते हैं कि क्यों का जवाब देख सकते हैं। फिर इंटरप्रेटिव क्वेश्चन होते हैं जिसमें आप थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन बना सकते हो कि हाउ डू यू फील अबाउट, जैसे एआई के बारे में आप क्या फील करते हैं, को पब्लिकेशन प्रोसेस में किस तरह उसका रोल डेवलप हो रहा है, ठीक है, या कोई भी एआई, क्योंकि ये इन्होंने क्वेश्चन किया वैसे में। तो इसमें आप बेसिकली स्टडी नेचुरल सेटिंग में लोगों को स्टडी करते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, जिससे कि आप इंटरप्रिटेशन डेवलप करें इसके किसी भी चीज के बारे में। तो वो इंटरप्रेटिव क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये तीनों टाइप क्वेश्चन क्वालिटेटिव के, जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव के व्हाट, हाँ के या कि कितनी जनरेशंस, यानी सिंपल आप फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं, परसेंटेज निकाल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं, नंबर पता चल रहा है आपको, ठीक है, तो वो आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं। फिर कंपैरेटिव क्वेश्चंस हमने किए थे, जब आप दो को कंपेयर करें कि मेल और फीमेल में मेटाबॉलिज्म कंपेयर, इन्होंने एग्जांपल दिया, आप मेल और फीमेल में प्रेवलेंस ऑफ टीबी कंपेयर कर लें, मेल और फीमेल में किसी भी किस्म की कोलेस्ट्रॉल लेवल कंपेयर कर लें, हाइट कंपेयर कर लें। फिर रिलेशनशिप क्वेश्चन है कि इसका इसके साथ रिलेशनशिप है, ये इसके लिए फैक्टर है या नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप कह सकते हैं कि इलिटरेसी जो है वो भी पुअर वीनिंग प्रैक्टिसेस के साथ एसोसिएटेड है या नहीं है, तो ये आप रिलेशनशिप देख रहे हैं। सो हमने क्वेश्चंस को थोड़ा सा देख लिया, अब हम ठीक है, मेरा ख्याल है यहाँ काफी है आज के लिए, ये मेरे सारे टॉपिक कवर हो गए हैं। इससे रिलेटेड आपका अब थोड़ी ओपन डिस्कशन कर लें, कोई क्वेश्चंस हैं तो बताइएगा प्लीज। आप प्लीज माइक ऑन कर लीजिए। इस पे हम अब डिस्कस कर सकते हैं जो चीजें हमने अभी तक कवर की हैं। अक्सा, आज के लिए हमारा रिसर्च क्वेश्चन ही मेन टॉपिक था ना? बिल्कुल भी रिसर्च क्वेश्चन ही मेन टॉपिक। ठीक है, अच्छा आपको मैं, अच्छा हाइपोथेसिस और ऑब्जेक्टिव्स कहीं और कवर हो रहे हैं किसी और टॉपिक में, या मैं इसमें थोड़ा सा टच कर दूं? मैम इस पे सर अशरफ कमेंट कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे, मेडिकल राइटिंग में भी हो जाएंगे, ठीक है, ठीक। हाँ जी। अच्छा, मैं एक और चीज थोड़ी सी शेयर करना चाहूंगी। आप बेटा कुछ जो भी क्वेश्चन है आप पूछें, आप किसी ने कोई चीज पूछनी है, कोई चीज आप चाह रहे हैं मैं रिवाइज कर दूं, प्लीज फील फ्री, कोई इसमें वो इशू नहीं होता। रिसर्च तो जितनी भी आप डिस्कस करो उतना अच्छा होता है। मैम बस मेरा एक क्वेश्चन है कि मुझे ये प्लीज़ सर्च इंजन के बारे में बता दीजिएगा, जहाँ पर मैं मज़ीद जो
टॉपिक्स हैं या जो भी रिसर्च हुई भी है उसको रीड कर सकूं, ताकि मैं कोई अपना एक अच्छा सा टॉपिक निकाल सकूं जो मैंने प्लान किया हुआ है, उसको मैं फिर एग्जीक्यूट कर सकूं। आपके पास अभी लैपटॉप ओपन है ना? आप लैपटॉप पे ऊपर जरा सर्च कीजिए गूगल स्कॉलर। जी जी मैम, गूगल स्कॉलर पे मैंने रिसर्च की थी, उसके अलावा अगर मुझे कुछ सर्च इंजन पबमेड कीजिए। PubMed, पबमेड PUBMED, गूगल पे सर्च करें पबमेड, वो उसकी साइट ओपन हो जाएगी। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन NLM की का डेटाबेस प्लस स्कॉलरली सर्च इंजन है, और इसमें आपको कम 99% पेपर्स क्वालिटी लिटरेचर मिल जाता है। तीसरा, आप साइंस डायरेक्ट सर्च करें, तीनों अलग अलग Science विंडोज Direct। ओपन कर लें। साइंस डायरेक्ट, ये वेब ऑफ साइंस वालों का, ओके, ठीक है। ठीक है। आप लोग, बाकी लोग भी प्लीज सर्च कीजिए। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम एक रिसर्च गेट भी है साइट, उससे भी रिसर्च मैम हम गेट, हाँ रिसर्च गेट जो है ना, वो आपको मैंने कहा था ना, नेटवर्किंग साइट्स, जैसे फेसबुक आपका सोशल नेटवर्किंग है, रिसर्च गेट रिसर्चर नेटवर्क है। ओके मैम। हम सब के प्रोफाइल बने हुए हैं उस पे, ठीक है, जो रिसर्चर हैं। हम लोग अपने आर्टिकल उसके ऊपर अपलोड करते रहते हैं। आप जैसे मेरा सर्च करें, आयशा हुमायूं सर्च करें रिसर्च गेट पे, तो आपको मेरे सारे पेपर्स उधर मिल जाएंगे। जो सब्सक्रिप्शन पेड है वो भी मिल जाएंगे। ओके मैम, ओके, ठीक है, थैंक यू। हाँ। ये मैडम वैसे आपका एक नेक्स्ट लेक्चर है ना, वो लिटरेचर सर्च पे ही है। मेरा नेक्स्ट लिटरेचर सर्च है, स्टडी डिजाइन है। हाँ मैं जी, नेक्स्ट जो है मेरे पास तो मई जो 13 मई को है, ये लिटरेचर सर्च पे ही है। अच्छा ठीक है, बस फिर तो मैं डिटेल लिटरेचर सर्च उसमें कराऊंगी फिर। हाँ जी, हाँ मैं 1 मिनट खोल के देख लूंगा। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। हाँ लिटरेचर सर्च है, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद है स्टडी डिजाइन्स। अच्छा, अब आप लोगों की असाइनमेंट भी अपनी नोट डाउन कर लें। लिटरेचर सर्च में फिर डिटेल से वहां कराऊंगी, मैट्रिक्स वगैरह सब दिखाऊंगी इंशाल्लाह। आप ये करेंगे कि जो आपकी असाइनमेंट है, आपने सबसे पहले तो कम से कम 2 रिसर्च प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करनी है, और उनके ऊपर फाइनर अप्लाई करके मुझे उसकी सिलेक्शन एक पेज पे वर्ड पे आप बनाएंगे, एक पेज पे आप फाइनल सिलेक्ट करेंगे। फाइनल में से किसको कितने मार्क्स आप दे रहे हैं, मैं आपको स्कोरिंग स्कीम भी भेज दूंगी, उस पे कर लीजिएगा। दूसरी, उसके बाद फिर जो एक सिलेक्ट आप करेंगे उस पे पी को अप्लाई करेंगे, उसे पूरा रिफाइन करेंगे, PICO, ठीक है। और फिर उसके बाद आप मुझे उस रिसर्च क्वेश्चन की ये भी बताएंगे कि ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है या रिलेशनल है, कंपैरेटिव है, और अगर हाइपोथेसिस बनेगा तो फिर हम उस पे हाइपोथेसिस देख लेंगे। मैं आपको हाइपोथेसिस वाली बस एक स्लाइड देख रही हूँ, वो निकल आती है तो वो दिखाती हूँ। Excuse me, ma'am. जी जी, Ma'am, if you can please share the topics of the assignment in a written form as well. मैं आपको like, टॉपिक ग्रुप पे लिख के भेज देती हूँ, ठीक है, वो आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। हाँ जी, thank you. मैं 1 मिनट न्यू शेयर करके ना एक चीज आपको दिखा दूँ।
अच्छा, यहाँ मैं आपको क्योंकि हाइपोथेसिस का बार बार मैं जिक्र कर रही हूँ, तो हाइपोथेसिस जो है ना उसकी मैं थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देना चाहूंगी। हाइपोथेसिस क्या है? सपोजिशन, अजम्पशन या प्रेडिक्शन। हाइपोथेसिस हमारे पास जो आप बनाओगे हाइपोथेसिस के मेल और फीमेल में आप प्रेवलेंस ऑफ टीबी देख रहे हो, तो आप एज्यूम करते हो कुछ चीज, एजम्पशन लिटरेचर पढ़ने के बाद आपके जहन में आती है, वो ये है कि मेल्स में हमें ट्यूबरक्लोसिस की प्रेवलेंस ज्यादा मिलेगी एज कम्पेयर टू फीमेल इन डिस्ट्रिक्ट लाहौर। ठीक है, 2023 में। इसकी बेस इस अजम्पशन के पीछे आपका लिटरेचर सर्च से हासिल किया गया नॉलेज है, जिसके वजह से आप कह रहे हो ये बात, क्योंकि आपको दूसरे मुल्कों में ये नजर आया कि मेल्स में ज्यादा है प्रेवलेंस, तो आपने ये अज्यूम किया कि शायद पाकिस्तान में भी हमें ये ज्यादा ही मिले। ठीक है, तो ये आपका रिसर्च हाइपोथेसिस है। नल हाइपोथेसिस का मतलब होता है देयर इज नो डिफरेंस। तो आपकी जो आगे हम नल और ये डिटेल से पढ़ेंगे, नो डिफरेंस मीन के मेल और फीमेल में प्रेवलेंस ऑफ टीबी में कोई फर्क नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्योंकि सिर्फ आपको थोड़ा सा फेमिलराइज करने के लिए मैं ये टर्म्स यहाँ बता रही हूँ। अच्छा, वापस अब हम उस पे आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स पे। ऑब्जेक्टिव यूजली जर्नल भी में हम डिवाइड करते हैं। जर्नल एक ऑब्जेक्टिव होता है जो टाइटल से जैसा ही होता है, और स्पेसिफिक होते हैं जो उसको हम लॉजिकली कनेक्टेड पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जब जर्नल ऑब्जेक्टिव को। तो मैंने जो स्मार्ट की टर्म यूज की थी, एक ऑब्जेक्टिव स्मार्ट यानी स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अटेनेबल, रिलायबल, टाइम बाउंड होना चाहिए, ताकि वो मैम आप अभी भी म्यूट है, कनेक्ट हो गया बट म्यूट है। हाँ ठीक है, मैंने कर दिया अनम्यूट। अच्छा, Yes, मैं we कह रही थी कि आप लोग प्लीज कोई क्वेश्चन है तो पूछें, कोई फीडबैक है, आपको कितना समझ आया मैं जानना चाहूंगी, कि कोई इसमें ऐसी चीज जो नहीं समझ आई और किस हद तक आपने एब्जॉर्ब किया, रिटेन किया, वो जरा प्लीज बताइएगा। Ma'am, it was a very good session. Many things which were not earlier known to us now became very clear, especially the way you talked about the research gap. और मैम जो रिसर्च क्वेश्चन के बारे में आपने बताया, आई थिंक मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स आर कवर्ड। चलो ठीक, दैट्स गुड। बाकी जो जिनके लिए अभी बिल्कुल बेसिक्स थे, यानी पहली दफा पढ़ रहे हैं, डॉक्टर तलहा और कौन है जो पहली दफा ज्वाइन किया उन्होंने रिसर्च ग्रुप? जैसा डॉक्टर ने कहा है कि बहुत क्लियर हुआ है जो भी रिसर्च के बारे में इमेज था, कि बहुत मुश्किल लगता था टॉपिक सेलेक्ट करने में, या जो भी आपने रिसर्च गैप के बारे में बताया कि हम अपना एक टॉपिक में बाकी मजीद रिसर्च किस तरह कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट सेशन के लिए मैं वेल प्रिपेयर्ड हूँगा। जो मैंने टॉपिक मैंने सोचा हुआ था उसके बारे में मेरे क्वेश्चंस होंगे, वो इंशाल्लाह मैं आपसे ग्रुप में शेयर करूँगा, बिल्कुल जो मुझे मिलेगा। और ठीक है, बाकी नेक्स्ट सेक्शन में इंशाल्लाह मजीद इसका जो लिटरेचर रिसर्च है उसके बारे में मजीद क्लियर होता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टाइम के लिए मैं कुछ चीजें, कुछ प्री रिक्विजिट होंगे, मैं नेक्स्ट टाइम आपको चाहूंगी कि वो आप चीजें डाउनलोड कर लें, अपने लैपटॉप पे ओपन करके आइएगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में मैं अभी कुछ स्लाइड्स आपको भी ग्रुप पे शेयर कर दूंगी। तो डॉक्टर अशरफ, फिर मेरा खत्म हो गया सेशन, इजाजत है मुझे? हाँ जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वेरी वेल प्रेजेंटेड माशाल्लाह, एक्सीलेंट। चलिए, थैंक यू डॉक्टर अशरफ, थैंक यू थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज। Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much, ma'am.